अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागृति फैलाई। पुराने जमाने के गांधीवादी नेता जिन्होंने नई पीढ़ी में नई चेतना का संचार किया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अन्ना हजारे को। अन्ना हजारे। और मित्रों, अब आमंत्रित कर रहा हूं इस पूरे अभियान में अन्ना हजारे के कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, ऐसे एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल को। आपकी अदालत के इस खास मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आज आमंत्रित किया है जनसत्ता के संपादक ओम थानवी को। ओम थानवी जी। आपकी अदालत में जनता है, मुल्जिम है, जनता के जज हैं। इससे पहले मुकदमा शुरू करें, हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का यह खास मुकदमा चलाया जाएगा, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल पर। अन्ना हजारे देश में भ्रष्टाचार से परेशान आम लोगों की आवाज बन गए हैं। अन्ना हजारे ऐसा लोकपाल बिल कानून लाना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार करने वालों के मन में डर पैदा करेगा, उन्हें सजा देगा। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक कस्बे में गरीब परिवार में पैदा हुए। किसान बाबूराव हजारे ने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर एक फूल बेचने वाले की दुकान में 40 रुपए महीने की तनख्वाह पर काम किया। कुछ साल अन्ना फौज में ट्रक ड्राइवर रहे। 1975 में फौज से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर अन्ना अपने गांव लौटे। उन्होंने बिजली, पानी और सड़क से महरूम गांव की काया पलट दी। समाज सेवा से लोकप्रिय हुए अन्ना हजारे ने 1995 में महाराष्ट्र के 3 भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने के लिए अनशन किया। 2003 में अन्ना ने कांग्रेस एनसीपी सरकार के 4 मंत्रियों के खिलाफ भूख हड़ताल की और सरकार को हर बार झुकना पड़ा। अन्ना गांव के मंदिर में रहते हैं, हॉस्टल के बच्चों के लिए बनने वाला खाना खाते हैं, जमीन पर सोते हैं, लेकिन जब ये दिल्ली आते हैं तो सरकार की नींद उड़ा देते हैं। अन्ना का कहना है कि जब तक उनके शरीर में प्राण हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो हम आज का मुकदमा शुरू करें, इससे पहले आज के जज ओम थानवी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल पर। आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर इल्जाम है कि ये लोकपाल के नाम पर सुपर गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। अन्ना भारत सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, ताकतवर मंत्री हैं, वो ये कहते हैं ये जो आप लोकपाल की डिमांड कर रहे हैं, लोकपाल बनाकर आप एक ऐसी बॉडी बनाना चाहते हैं जो सबके ऊपर राज करे, सुपर सरकार बनाना चाहते हैं आप। ऐसे नहीं है। हम ये मांग कर रहे हैं कि लोकपाल बिल जैसा कानून बनाओ जिससे करप्शन को ब्रेक लगेगा, भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण होगा। ये हम मांग कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो सिविल सोसाइटी की तरफ से ये मांग चल रही है, ये कोई उसमें हम लोग ताना ये सरकार पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं ला रहे। नहीं, लेकिन अन्ना जो बिल बना रहे हैं आप, अब अरविंद केजरीवाल उसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, और ख़ास तौर पर आप पर यह बहुत इल्ज़ाम लग रहा है कि आप ऐसा बिल बनाना चाहते हैं और ऐसे आदमी को लोकपाल बनाना चाहते हैं जिसके पास भगवान से भी ज़्यादा ताकत हो, जो प्रधानमंत्री से भी बड़ा हो, जो मुख्य न्यायाधीश से भी बड़ा हो। देखिए, ये गलत अफवाह है और कई सारे लोगों के मन में ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। लोकपाल के जहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा, उसके पास अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत आएगी
या चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई शिकायत आएगी, या अगर एमपी या मंत्री या किसी चपरासी या किसी के खिलाफ अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी, वो केवल शिकायत की जांच कर सकता है, वो उस पर ऑर्डर भी नहीं दे सकता। देखिए, जो मैंने सरकार की बातें सुनी उन्होंने कहा कि ये जो बॉडी होगी, जो अन्ना हजारे बनाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल को लोकपाल बना देंगे, वो सबके ऊपर राज करेंगे। हाँ हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि लोकपाल राजा जी के सामने, ए राजा या कलमाडी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होएगा और कहेगा आप अपनी रिश्वतखोरी के बारे में हमें बता दीजिए। ऐसे तो वो रिश्वतखोरी नहीं बताएंगे, उनको रेड भी करनी पड़ेगी, उनको अरेस्ट भी करना पड़ेगा। वो सारी पावर्स जो आज सीबीआई के पास है, केवल वही पावर्स लोकपाल को दी जा रही है, अदरवाइज एक भी ऐसी पावर नहीं है जो उनको दी जा रही है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, लोकपाल के पास ताकत होगी या नहीं होगी? नहीं, जांच, लोकपाल केवल जांच एजेंसी है, ये मल्टीपल जांच एजेंसीज को मर्ज कर दीजिए इनके अंदर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्ट्रीट लाइटिंग के केस के ऊपर पहले सीवीसी ने जांच की, फिर सीबीआई ने जांच की, फिर शुंगलू कमेटी ने जांच की, जेल कोई भी नहीं गया। तो हमने ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट देके मल्टीपल बॉडीज बना के ऐसा एक सिस्टम बना दिया है जिसके तहत जेल कोई नहीं जाता, जांच के ऊपर जांच के ऊपर जांच चलती रहती है। और एक ही केस में जब 3 एजेंसी जांच करती हैं तो वो एक दूसरे के केस को मार डालती हैं कोर्ट के अंदर जाके। हम ये कह रहे हैं एक जांच एजेंसी बनाइए। हमारे यहाँ बहुत सारी एजेंसीज पहले से ही हैं, सीबीआई भी जांच कर रही है, इतने सारे लोगों को जेल में भेजा हुआ है। आजकल तो तिहाड़ जेल में जगह भी कम है बड़े बड़े लोगों के लिए। विजिलेंस कमीशन है, सीवीसी है, फिर क्या जरूरत है एक और इन सब के ऊपर एक बॉडी बनाई जाए? आज जो कुछ लोग जेल में गए वो प्रेशर से गए हैं। आज बताए ना, आज़ादी के बाद 62 साल में सीबीआई ने इंक्वायरी की, विजिलेंस कमेटी ने इंक्वायरी की, और कितने मिनिस्टर जेल में गए, कितने बड़े ऑफिसर जेल में गए, बताइए क्यों? सीबीआई, विजिलेंस कमेटी, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में है और गवर्नमेंट का उनके ऊपर प्रेशर होता है। चुप बैठो ना तो कान काटेगा। इसके कारण ये सीबीआई, विजिलेंस कमेटी, इतने बड़े बड़े गुने होकर भी कोई जेल में नहीं गया आज तक। तो इसलिए लोकपाल के अंडर में ये गवर्नमेंट से निकालो और लोकपाल के अंडर में लाओ। आखिर वो जज उसको पनिशमेंट देगा, सिर्फ इंक्वायरी करेगा वो लोकपाल करेगा, सरकार नहीं। सरकार के पास के पावर निकालकर यहाँ लाए, क्योंकि सरकार के पावर देकर सरकार कुछ करती नहीं, वो तो अपने फायदे के बारे में देखती है कि हमारे तरफ से कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसको देना चाहिए निकाल, नहीं देना चाहिए। ये सरकार तो इस प्रकार के करती है। नहीं, आप सरकार का रिकॉर्ड देखिए अन्ना। जब महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ तो मुख्यमंत्री को हटा दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स का जब भ्रष्टाचार का सवाल उठा तो सुरेश कलमाडी को, बहुत सारे अफसरों को जेल में डाल दिया। 2G के स्कैम का मामला उठा तो ए राजा को, इतने ताकतवर करुणानिधि हैं उनकी बेटी कानिमोझी को, इतने सारे लोगों को जेल में डाल दिया। ये सारे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड केसेस हैं। जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है सीबीआई को, उन्हीं केसेस में और अभी इनको सजा नहीं मिली है, ये इन्वेस्टिगेशन है। आपको हसन अली को अरेस्ट करने में 3 साल लग गए, राजा को अरेस्ट करने में 2 साल लग गए, कलमाडी को अरेस्ट करने में 6 महीने लग गए, वो भी केवल जांच के लिए। अभी तो इनको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी देखना पड़ेगा। और बाकी कितने लोग अभी घूम रहे हैं उसका तो कोई अता पता नहीं है। मैं सरकार की इंटेंशन की बात पूछ रहा था आपसे। आपको नहीं लगता है कि ये सरकार भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है, इतने सारे लोगों को जेल में भेज दिया? अगर सरकार भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है तो इस देश पर हिमालय जैसी पहाड़ी क्यों बन गई कर्जा की, और इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया? आज इस देश में सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, इतना करप्शन बढ़ रहा है। सादे स्कूल के बच्चे एडमिशन के लिए जाए, पैसे दिए बिना काम नहीं होता। कोई एक सर्टिफिकेट लेना है, पैसे दिए बिना काम नहीं होता। ये क्या सरकार को पता नहीं? अरे सरकार को अगर भ्रष्टाचार को निपटना होता तो ये कब के निपट लेती सरकार, लेकिन सरकार को भ्रष्टाचार को निपटना नहीं है। ये हमें लगता है भ्रष्टाचार को निपटने के उनके दिल में नहीं है। क्यों? कि आज जो भ्रष्ट लोग हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उसमें जनप्रतिनिधि और ऑफिसर दोनों का साठगांठ है, और ये साठगांठ के कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और इनको आशीर्वाद है सरकार का।
क्योंकि हमारा आदमी है ना वो पॉलिटिक्स में, तो इसके कारण ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर इनके दिल में होता तो ज़्यादा नहीं, 62 साल में जो नहीं हुआ वो सिर्फ 10 साल में करप्शन को ब्रेक लगेगा, इन्होंने अगर दिल में लाया। और हमें यकीन लगता है कि लोकपाल बिल, ये अगर सही लोकपाल बिल आ गया तो जो 62 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में आपको दिखाई देगा, लोगों को आज़ादी का अनुभव होगा। ये तो आप भी मानते हैं मनमोहन सिंह ईमानदार आदमी हैं, उनकी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं किया जा सकता, तो उससे ज़्यादा तो ईमानदार और आदमी कौन हो सकता है? हम भी इस बात को मानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस देश के लिए ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया जो ईमानदार प्रधानमंत्री, ये हम भी मानते हैं। लेकिन ईमानदार होते हुए भी रिमोट कंट्रोल है ना, वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री अच्छा होकर भी क्या करेगा? रिमोट कंट्रोल है, चुप बैठो ना तो कान काटेगा। क्या करेगा बेचारा? तो अन्ना, इस बात की क्या गारंटी है कि जो लोकपाल है उसका कोई कान नहीं काटेगा? लोकपाल पूरा जनता का कंट्रोल में है। पूरी लोकपाल की बातें नेट पर से हर आदमी को दिखाई देगी। सलेक्शन, कारोबार, इतनी पारदर्शिता है उसमें। आज सरकार के कारोबार में देखिए ना, कहाँ है पारदर्शिता? सब छुपकर कारोबार चलता है, और जितनी पारदर्शिता आती है उतना करप्शन को ब्रेक लगता है। आज सरकार की सब बातें छुपा कर चल रही है। हमारा कहना यही है सरकार को, अरे ये जनता का पैसा है, एक भिखारी भी अपना टैक्स भरता है। भिखारी, सादा भिखारी, वो अपने झोपड़ी में जो कुछ सामान लाता है उसका टैक्स भरता है। तो इन टैक्स का पैसा जो है ना, वो जनता का पैसा है। जहाँ पर आप खर्चा करते हैं वहाँ लोग सहभाग लेकर क्यों नहीं खर्चा करते हैं? उसकी पारदर्शिता क्यों नहीं लाते हैं कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा, कितना खर्चा हो रहा? आज तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, आज नेट पर आप कुछ भी जानकारी डालने से लोगों को पता चलता है। लेकिन सरकार वो नहीं चाहती, सब छुपा कर करना है। अगर इन्होंने ऐसी लोकपाल में वो बात है, पूरी पारदर्शिता और पूरा जनता का कंट्रोल है। जैसे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए भी एक प्रोसेस है और उसके अंदर सरकार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन के.जी. बालाकृष्णन चीफ जस्टिस बने, वाई.के. सब्बरवाल चीफ जस्टिस बने, ऐसे दोनों भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी इल्ज़ाम लगे भ्रष्टाचार के। तो इल्ज़ाम जो लगते हैं इसके कारण तो हम लोग जो कहते हैं कि आज न्याय व्यवस्था में, आज हमारे जो उच्च न्यायाधीश है इतने ईमानदार आदमी हैं, कपड़िया जी, बहुत ही ईमानदार आदमी है। लेकिन न्याय व्यवस्था में भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो करप्शन, तो इसके कारण हमारा कहना है कि न्याय व्यवस्था को भी आप लोकपाल के अंडर आइए। लोकपाल उनको सजा नहीं देगा। कोई नागरिक, कोई जज की शिकायत लेकर आते हैं लोकपाल के पास, तो लोकपाल उसकी जांच करेगा, सिर्फ जांच करेगा बस। जांच करने के बाद अपना अहवाल सुप्रीम कोर्ट के जज को दे देगा और सुप्रीम कोर्ट उनको पनिशमेंट देगा, लोकपाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट देगा। देखिए, आज सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भ्रष्टाचार, जो हमारे सामने केसेस हैं, इन भ्रष्टाचार के केसेस की जांच कर रही है। जांच में तो कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, सरकार उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। हाई कोर्ट्स में वो केसेस हैं और ये लोग जेल में हैं और जनता को बड़ी उम्मीद है कि इन भ्रष्ट लोगों को जरूर सजा मिलेगी। तो जब ये एक सिस्टम चल रहा है ठीक ठाक, तो बीच में ये लोकपाल आप कहाँ से लेके आए? मैंने यही बताया आपको, ये सिस्टम नहीं है, ये केवल एक्सेप्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के सारे केसेस की जांच की निगरानी करने की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। ना तो ये उसका मैंडेट है और ना उसके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि वो सारी जांच की जिम्मेदारी, जो आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर सकता, एग्जैक्टली वो जो वैक्यूम है वो लोकपाल पूरा कर रहा है।
लोकपाल एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, जो इंडिपेंडेंट बॉडी अपने नीचे की जांच को इंश्योर करने के बाद कोर्ट। लेकिन लोकपाल तो आप ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री के भी ऊपर होगा, नहीं, वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी होगा। अब जस्टिस कपाड़े आप कह रहे हैं बहुत ईमानदार आदमी है, उनके ऊपर एक आदमी बिठा देंगे। आज अगर किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर उसकी जांच करता है, तो वो डीएसपी लेवल का ऑफिसर जो जांच करता है, जैसे हमारा पीएफ स्कैम का केस था, पीएफ स्कैम का केस, प्रोविडेंट फंड स्कैम का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भी, तो वो डीएसपी लेवल का ऑफिसर जांच कर रहा है, तो वो डीएसपी लेवल ऑफिसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर थोड़ी बैठ गया, वो अपनी जांच कर रहा है, जांच करने के बाद कोर्ट में अपने केसेस फाइल करेगा। तो कोई किसी के ऊपर नहीं बैठ रहा। ये बहुत गलतफहमी देश में फैलाई जा रही है कि ये कोई ऊपर सुपर स्ट्रक्चर आके बैठ जाएगा। वो केवल और केवल जो कंप्लेंट आएंगी उसकी जांच करने के बाद कोर्ट में केस ले जाएगा, और उसके पास कोई पावर नहीं है। एक अन्ना प्रधानमंत्री का सवाल आपने उठाया कि प्रधानमंत्री को भी लोकपाल की जांच के तहत होना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसे बड़े पद पर बैठे हैं, उनको कई कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ लोगों के खिलाफ फैसले लेने पड़ते हैं, तो जाहिर है लोग, बहुत सारे लोग उनसे नाराज होंगे, कुछ लोग खुश होंगे। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है, तो उनको किसी और के प्रति जवाबदेह करना, कोई और उनकी इंक्वायरी करे, ये कहाँ तक ठीक है? ये पार्लियामेंट के जो प्रतिनिधि है, पार्लियामेंट चलाने वाले लोग, ये जनता ने चुन कर दिए है। उनका स्थान वोटर से दुनिया में है। इस देश का वोटर मालिक बन गया, राजा है वो। जब ये पार्लियामेंट मेंबर इलेक्शन के टाइम पर प्रचार करने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं? मतदार राजा, सेवा करने का मौका दीजिए। राजा बोलते हैं ना, राजा बोलते हैं, तो ये राजा है ना। लेकिन क्या होगा कि राजा को पता नहीं चला मैं राजा बन गया, इसके कारण राजा बन गया गुलाम, और गुलाम बन गए राजा, ऐसा उल्टा हो गया। ये वाला जो, और सारा पैसा लूट लिया राजा ने। एक ये गलत भ्रांति ऐसी फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री के ऊपर अभी तक जैसे एंटी करप्शन लॉ लागू नहीं होता था, अब लागू किया जा रहा है। ये गलत भ्रांति है। आज तक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत प्रधानमंत्री पिछले 62 साल से आते थे उसके दायरे में। केवल फर्क इतना था कि उसको केवल सीबीआई प्रधानमंत्री को इंक्वायर कर सकती थी, और सीबीआई प्रधानमंत्री के ही अंडर में आती है। हम केवल ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच की बजाय लोकपाल जांच करे प्रधानमंत्री की। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि हमने एक लोकपाल बन जाए जो सरकार के अधीन न हो, जो सबकी जांच कर सके और सुप्रीम कोर्ट को बता सके। लेकिन अगर लोकपाल जो बने वही गड़बड़ हो गया तो? अगर लोकपाल ने गड़बड़ किया तो लोकपाल पर कंट्रोल करने के लिए 5 लोगों की हाई लेवल कमेटी है। अगर उनके पास लोकपाल में काम करने वाले लोगों को कोई भी शिकायत आती है तो 1 महीने के अंदर वो निकाल देंगे, उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे, निकाल देंगे उसको। ऐसे तरतूद उसमें है। क्या है अन्ना, जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी बना था, जिसमें बॉडी बनी थी, तो एक बहुत ईमानदार आदमी को उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था और कहा था अब सीवीसी बन गया, अब सीबीआई कोई गड़बड़ नहीं कर सकती, वहाँ के अपॉइंटमेंट में सब में इनका कहना होगा, कौन से केस इन्वेस्टिगेट होंगे ये सीवीसी डिसाइड करेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि वो सीवीसी का स्वरूप ही बदल गया और वहाँ पर थॉमस जैसे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया। तो क्या गारंटी है कि जहाँ लोकपाल जो 11 मेंबर की कमेटी बनेगी उसमें ऐसे लोग नहीं आ जाएंगे जो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सके, जो किसी को बचाने का काम करेंगे? इसमें यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नागरिक जाके शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को 3 महीने के अंदर जांच पूरी करके अगर जांच में सबूत मिलते हैं तो उस लोकपाल के मेंबर को निकालने के ऑर्डर दिए जाएंगे। तो इसको व्यवस्था, इसके अंदर की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी प्रावधान है, और भी अगर सुझाव हैं तो उसको डाला जा सकता है इसके अंदर। लेकिन आपके जितने सुझाव हैं, अखबारों में जो रिपोर्ट छप रही है उससे तो लग रहा है सरकार उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, आज तो सरकार इनकार कर रही है क्योंकि उनके हाथ की सत्ता जाने वाले है ना। ये पॉलिटिक्स में यही कमी है। उनको यही नहीं लगता कि मुझे जनता ने चुन कर दिया, वो सेवा करने के लिए चुन कर दिया है, मुझे समाज की, देश की सेवा करनी, ये उनके दिमाग में आज रहा नहीं। सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, इसके पीछे घूम रहे। हिंदू आदमी मर जाता तो 4 लोग कंधे पर ले जाते, मुस्लिम भाई कोई मर जाता तो डोली में बंद करके ले जाते, क्रिश्चियन भाई कोई मरता तो पेटे में बंद करके ले जाते। ऐसे बहुत से राजकारणी लोगों को ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए।
कितने चेयर से चिपक गए। इसके कारण ये देश की हालत, ये देश की हालत जो बन गई, इसके कारण बन गई। सेवा भाव रहा नहीं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बलिदान की याद नहीं रहा कि लाखों लोगों ने मेरे आज़ादी के लिए बलिदान किया है, मैं उनका कोई देना लगता है, ये उनको याद नहीं जो रहा। फॉर्मेट आप बता रहे हैं वो तो सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। जो आपने सीवीसी का उदाहरण दिया, द डेविल लाइज इन डिटेल्स। सरकार ऐसा कानून, सरकार ने कहने के लिए सीवीसी बना दिया, कहने के लिए सीबीआई बना दिया, अब एक कहने के लिए लोकपाल, लोग बोल रहे हैं वो जोकपाल बनाने जा रही है सरकार। तो सरकार ऐसा कानून बनाने जा रही है, ये सबके लिए है, उसमें प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, उसमें जुडिशरी भी नहीं होगी, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उसके दायरे में नहीं आएंगे, उसमें लोअर ऑफिसर्स भी नहीं आएंगे। तो मीटिंग में हमने पूछा इसके दायरे में आएगा कौन, तो वो उसमें 2-2.5 हज़ार अफसरों के ऊपर का कोई जोकपाल बनाएगी सरकार, और उससे भ्रष्टाचार कोई दूर नहीं होने वाला। एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा दफ्तर बना देगी और कहेगी लोकपाल बन गया। तो हमें ऐसे लोकपाल, ऐसे जोकपाल नहीं चाहिए, हमें लोकपाल चाहिए। जैसा अरविंद जी कह रहे हैं कि अगर सरकार इस पूरी चीज का मजाक बनाएगी, जोकपाल बनाएगी, लोकपाल नहीं बनाएगी, उसको ताकत नहीं देगी, तो क्या करेंगे आप? जनता का हक है आंदोलन, लोकशाही को मजबूत करना है तो जनता का आंदोलन, आंदोलन से लोकशाही मजबूत होती है, सदृढ़ और निकोप लोकशाही बनती है, और उसी से फिर जो सरकार नहीं मानती उसको मानने के लिए वही रास्ता है आंदोलन, लेकिन हिंसा नहीं, अहिंसा, अहिंसा के मार्ग से आंदोलन करना है। कोई जनता को तकलीफ ना हो ऐसे आंदोलन करना है, आत्मक्लेश सामने करना है और उसकी संवेदना लोगों को हो जाए ऐसे आंदोलन करना, सत्याग्रह, वही एक मार्ग है। उसी से, और उस मार्ग से हम जाएंगे, उस मार्ग से जाएंगे। अगर सरकार ने लोकपाल बिल नहीं माना तो हम फिर से जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे आंदोलन के लिए। लेकिन अन्ना, आप तो धारा 144 लगा दिए, जंतर मंतर पर बैठने नहीं देते। नहीं बैठने दिया तो जेल में जाएंगे, क्या बिगड़ गया? सवेरे नाश्ता 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है। और जो अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी करेगा और धरना भी देगा तो उस पर लाठी भी बरसेगी और आंसू गैस भी हमने देखा रामलीला मैदान में। तो लाठी खाने की तैयारी है, लोगों ने गोली खाई, हम लाठी खाने में क्या हुआ? लाखों लोगों ने गोली खाई ना, तो हम लाठी खाने में क्या हर्जा है? ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है अभी है। सही आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर आरोप है कि ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अन्ना, सरकार के बड़े बड़े मंत्री ये कहते हैं कि ये जो आपका आंदोलन है इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। उनका कहना है कि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का जो अधिकार है वो आप कैसे उनसे छीन सकते हैं? पार्लियामेंट को वो बड़े संकोचित सोच रहे हैं। जनता ने अपने प्रतिनिधि बोलकर भेजे हैं, अपने विश्वस्त बोल के भेजे, अपने ट्रस्टी बोलकर भेजे हैं, और जनता कह रहे कि ये ऐसे कानून बनाना है, तो वो सरकार ने कानून बनाना चाहिए। तो ये क्या जनता का प्रेशर नहीं है? जनता का हक है ना कहने का। अगर आप वीक कानून बनाना, तो ऐसे कानून का क्या मतलब है? अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे ऐसे वीक कानून बनाए, इसके कारण तो करप्शन बढ़ रहा। आज करप्शन बढ़ गया, इसका कारण कानून के किसी को डर नहीं है, वीक है कानून। तो वो कानून मजबूत करने के लिए जनता जब कह रहे कि ये अच्छा कानून होना चाहिए, उसको ब्रेक लग सकता है करप्शन को, तो सरकार ने करना चाहिए। सरकार मालिक नहीं है, सरकार सेवक है जनता के, और जनता कह रही है, और जनता अपने लिए नहीं कह रही है, इस देश के लिए कह रही है। तो ये सरकार को सोचना है इस बात। नहीं अन्ना, सरकार ये भी कहती है कि इस तरह से तो किसी आदमी की कोई मांग होगी, जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे, अनशन करेंगे, धरना देंगे और कुछ भी मांग करेंगे और सरकार को दबाव में वो मांगना पड़ेगा। इंडिविजुअल नहीं मांग रही, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल के मांग के लिए और कोई रास्ते है। ये देश के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए जो जो प्रश्न हैं
और सामूहिक तरीके से जनता कह रही कि ये करना जरूरी है, ऐसे प्रश्न को सरकार ने सोचना है। अगर नहीं सोचते तो फिर सरकार सबक सिखाएगी, सबक सिखाएगी। मेरे पास कुछ नहीं है, एक मंदिर में रहता हूँ, 8 फीट बाय 10 फीट का कमरा है, सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, लेकिन 6 कैबिनेट मिनिस्टर का विकेट लिया करप्टेड लोग, घर गए। तो वो काम हमें करना पड़ेगा। आज़ादी का अर्थ स्वैराचार लगाकर कोई चलते हैं तो उनको जनता ने सबक सिखाना की जरूरत है। अन्ना, मैंने जयंती नटराजन का बयान देखा, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी जनार्दन द्विवेदी, पी चिदम्बरम, इन सब लोगों ने अलग अलग तरीके से एक ही बात कही है कि अन्ना हजारे जनता के जो ताकत है उसके दम पर ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं सरकार को। अगर सरकार इसको ब्लैकमेल कहती है, जनता का हक है और अपने हक के बारे में सरकार को कहती है, और सरकार कहती है ब्लैकमेल है, तो हम अपने जीवन में ब्लैकमेल करते रहेंगे देश के लिए। देश के भलाई के लिए ब्लैकमेल करते रहेंगे। अगर आप कानून बनाना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते? चुनाव लड़िए, पार्लियामेंट में आइए और वहां बैठकर कानून बनाइए। अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ें, किरण बेदी चुनाव लड़ें, अन्ना हजारे चुनाव लड़ें। ये मैं मानता हूं, मैं अगर कर इलेक्शन के लिए खड़ा हो गया तो मेरा डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा, डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। आज स्थिति ऐसी है, इसलिए इस बात को मैं मानता हूं। वो जो कह रहे हैं ना, 10 करोड़ रुपए मेरे पास खर्चा करने के लिए नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो इसके कारण मैं चुनाव में नहीं आ सकता, ये मैं मानता हूं। लेकिन इस बात को तो मानता हूं कि जनशक्ति अगर इकट्ठा आ जाए तो जो लोक प्रतिनिधि नहीं करता वो जनता कर सकती है, कि वो उनके सेवक है। उन्होंने कहा कि अनइलेक्टेड डिक्टेटर हैं, ऐसे तानाशाह हो गए हैं जो चुनाव तो लड़ नहीं सकते, चुनाव जीत नहीं सकते, लेकिन अन्ना हजारे तानाशाही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं तानाशाही कर रहा हूं, तो मैं ऐसी तानाशाही करते रहूंगा समाज के लिए, देश के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ, मैं अपनी पूरी लाइफ इस देश के लिए अर्पण किया है, समाज के लिए अर्पण किया है। जीवन में कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। मेरे घर में 3 भाई है, उनके भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे अभी पता नहीं। करोड़ों रुपए की योजना, अपना ही कोई बैंक बैलेंस नहीं। ऐसे स्थिति में अगर मुझे तानाशाही कहते हैं तो वो मैं करते रहूंगा मेरे देश के लिए, उसको मैं करते रहूंगा तानाशाही। भीड़ इकट्ठा करके उससे दबाव बना के सरकार के ऊपर, और सरकार से ऐसे फैसले कराते रहेंगे। करना ही पड़ेगा। आज़ादी का अर्थ स्वैराचार लगाकर कोई चलते हैं तो जनशक्ति का दबाव निर्माण करना यही एक पर्याय होता है। उसी से ये जो आज आज़ादी का अर्थ स्वैराचार लगाकर चल रहे हैं उसको ब्रेक लगाने के लिए यही पर्याय है, जनशक्ति का दबाव। समविचारी लोगों ने इकट्ठा आकर जनशक्ति का दबाव निर्माण करना, इससे लोकशाही प्रबल होगी, सुदृढ़ होगी, निकुंभ होगी और सामान्य लोगों को न्याय मिलेगा। ऐसे मैं मानता हूँ। क्या है, किस लिए? क्या मेरे बाल बच्चे नहीं? मैं कोई खुद के लिए नहीं मांग रहा हूँ, मेरी लाइफ ही सब अर्पण किया है समाज के लिए, देश के लिए। और ये मैं तय किया है कि दिल दिया है, जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए। तेरे लिए जान भी देंगे, ये मैं तय किया कि मैं जान भी देंगे तेरे लिए, ये मैं तय किया। और इसके लिए लाठी खाने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। अन्ना, ये भी कहा गया जो जनता आपके साथ में है वो ट्विटर जनरेशन है, वो फेसबुक वाली जनरेशन है, नेट से जो पढ़ते हैं ये वो जनरेशन है। जो आम आदमी है देश का, गांव में रहने वाला, वो इस आंदोलन के साथ नहीं है। मैं अभी 3 लाख कॉलेज के स्टूडेंट के साथ संपर्क किया और उनको जगा रहा हूँ।
युवकों को जगा रहा हूँ। मेरा आशा स्थान युवक है और मैं हमेशा यही कहता हूँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान युवकों ने याद रखना, अपने हृदय के साथ उनको जोड़ना है। अरे फांसी जा रहे थे, फांसी का तख्ता देख रहे थे, 2 मिनट में फांसी चढ़ने वाले हैं, ये देखते हुए भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म की क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारी आज़ादी के लिए। लता दीदी ने गीत गाया ना, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो कुर्बानी की याद, वो कुर्बानी की याद हमारे हृदय के साथ जोड़कर रखनी है। मैं जोड़कर रखी है और मुझे चित्र देख रहा है कि आज जो युवक आगे आ रहा है वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए, ये मेरा आशा स्थान है। जब मैं ये चित्र देखता हूँ आंदोलन में तो 74 साल की उम्र में और 2 कदम आगे बढ़ाने की शक्ति मिलती है मुझे ये युवकों से। जो अन्ना, जो कांग्रेस के महासचिव हैं दिग्विजय सिंह, उनका बयान मैंने देखा अखबार में। उन्होंने कहा कि अब अन्ना 74 साल के हो गए, अब आपको अनशन नहीं करना चाहिए, ये अरविंद जी जैसे यंग लोगों को अनशन करना चाहिए। ठीक है, मैं सोचूंगा। पब्लिक में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी अन्ना जी, मैं पूछना चाह रहा था कि आप जंतर मंतर में कह रहे थे कि हमने काले अंग्रेजों को भगाना है, तो ये काले अंग्रेज कौन से देश के हैं? ये भगाना नहीं है, नहीं आपने कहा था। और दूसरा, आज जो सरकार है, सरकार बदलने से भी कुछ नहीं होगा है। इस सरकार पर दबाव लाकर अच्छा काम हम कैसे कर ले? अगर ये बदल गई सरकार, दूसरे आने वाले कौन है? इन्होंने ग्रेजुएशन किया और वो डॉक्टरेट पर बनेंगे। और बदल कर नहीं होगा, बदल कर नहीं होगा है। वो लोगों से काम करके लेना। हमारे देश के लोग है, एक गोरा अंग्रेज पराया था, उसको भगाया। ये हमारे देश के, कहाँ भगाएंगे उनको? वो तो हमारे लोग हैं। अन्ना जी, 1968 में कांग्रेस इस लोकपाल बिल को लाई, 14 सरकार चली गई, 12 प्रधानमंत्री चले गए, ये लोकपाल बिल ऐसे अटका रह गया। आज कांग्रेस इसको लाई है और पास करना चाहती है। आप इसके अंदर रोड़ा अटका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं सरकार को, और इससे मुल्क बदनाम हो रहा है। कांग्रेस जो करना चाह रही है, इस मुल्क की जो सरकार करने जा रही है, प्लीज़ आप उसे करने दीजिए, वरना आंदोलन आपके खिलाफ भी हो सकता है। आंदोलन करना क्या दोष नहीं है, करना चाहिए। किसने मना किया आंदोलन करना? और ये कोई रोड़ा नहीं अटका रहे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, हमारे देश के लोग हैं। इंडिविजुअल हमारा क्या वाद है, हमारा क्या झगड़ा है वैयक्तिक? कोई झगड़ा नहीं। हम ये चाहते हैं उसके अंदर उनका कहना है कि इस कानून को बनने दीजिए, अगर कोई कमी रह जाएगी तो फिर उसको ठीक करा लीजिएगा। आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये कानून बनने के लिए जो ड्राफ्ट बनाया है सरकार ने, इतना वीक है कि करप्शन को ब्रेक नहीं लगा सकता। हम लोग यही तो चाहते हैं कि जो ड्राफ्ट बना है उसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। जॉइंट कमेटी बनाई सरकार ने, और जॉइंट कमेटी बनाकर अभी 3 महीने से हमारी मीटिंग भी चल रही है, और अचानक से बोले कि नहीं नहीं ये नहीं होगा। अरे फिर ये जॉइंट कमेटी बनाया किस लिए? खामखाम आपका समय बर्बाद हो गया, हमारा समय बर्बाद हो गया। पहले बताना था कि हम नहीं करेंगे, तो ये बात बराबर नहीं है। अन्ना, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि आप तो गलत सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, आपको इनसे बात नहीं करनी चाहिए, आपको तो ये लोकपाल बिल की बात लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, इसके लिए हम आपका सलाह ले लेंगे। जो 500 प्रतिनिधि सरकार के हैं, वो कम से कम 20-20 लाख एक वोटर आता है उनके क्षेत्रों में, कम से कम 10-10, 5-5 लाख वोटर हैं। और सिविल सोसाइटी के लोग केवल जो ग्राम प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत सकते, शायद नहीं लड़े 5 लोग, वो उनको चुनौती दे रहे हैं। जो
चुनाव में जीत कर आए हैं, 20-20 लाख एक एक क्षेत्र में बनता है। कमी यही रह गई हमारी कि जिनको हम चुनकर दिया वो हमारे सेवक है, और हम इसलिए चुनकर दिया है कि हमारे पैसे का सही व्यवस्थापन करिए और अच्छे अच्छे कानून बनाइए, इसलिए जनता ने उनकर चुन कर दिया। और जनता कहते कि ये कानून बना तो यार नहीं करती है तो दूसरा क्या मार गए फिर। तो इसके लिए आप अपनी एक पार्टी खड़ी करिए और फिर चुनाव में जाइए, फिर आकर जनता के प्रतिनिधि बनकर काम करिए तो अच्छा लगेगा। सिविल सोसाइटी का मतलब क्या है? सिविल में तो सब आ जाते हैं, केवल 5 लोग थोड़ी, केवल 2 ही वकील थोड़ी हैं, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, एक से एक वकील बहुत है। उनका कहना है कि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाते और उस पार्टी को चुनाव लड़वाइए, वो पार्टी अपनी सरकार बनाए, फिर आप जैसा चाहें कानून बनाइए। मैंने पहले बताया मैं मंदिर में रहता हूँ, 8 फीट बाय 10 फीट का कमरा है। ऐसे समय में एक पार्टी बनाना ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे जो आज़ादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोग हैं, उस पर एक प्रेशर ग्रुप जनता से, उसकी शक्ति ज़्यादा है। इसकी वो जो ग्रुप बनेगा प्रेशर ग्रुप, उसकी शक्ति ज़्यादा है, इसलिए मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे नव युवक है जो चारित्रशील युवक है, उनको मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन के लिए खड़े होना है। पहले चारित्र को निर्माण करो, अपने शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग, अपमान पीने की शक्ति रखो और समाज के लिए जलते रहो दिया के मुताबिक, और बाद में आप खड़े हो जाओ। आप जब खड़े होंगे तो मैं आपके प्रचार के लिए आ जाऊंगा। कोई पक्ष पार्टी नहीं निकालना, सिर्फ इलेक्शन के लिए। चारित्रशील लोगों को जाना जरूरी है, पार्लियामेंट में भी चारित्रशील लोग। मुझे पूछना था कि मतलब कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आने का मौका मिले तो आप उसे स्वीकारेंगे कि नकारेंगे? मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री बनाए तो आप बनेंगे? इस कीचड़ में पत्थर डालकर मेरे बदन पर उड़ाना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। और ये कई कोशिशें हो गई, एमएलए के एमपी के लिए कई कोशिशें हो गई, मैं इनकार कर दिया कि कीचड़ में मैं नहीं जाना। ये बहुत सारे जो प्रश्न उठ रहे हैं, क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जनतंत्र का मतलब है कि एक आम आदमी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहे तो उसको चुन के आना ज़रूरत है? ये भ्रष्ट लोगों ने ये ऐसा डिबेट, गलत डिबेट चालू कर दिया कि अरे आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो पहले चुन के आओ। हमारा टैक्स, मैं टैक्स देता हूं, ये टैक्स देते हैं, ये हमारे टैक्स की वो चोरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ आवाज़ उठानी है तो पहले चुन के आओ। ये कहाँ का? और अगर हम आवाज़ उठाना चाहते हैं बस उतना ही रहना, हमें नहीं जाना चुनाव में, हम एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्या गुनाह करते हैं भाई? अगर मैं मिनिस्टर बनता तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे कानून मैं नहीं बना पाता था। आज मैं बाहर होने के कारण 10 साल लड़ते रहा राइट टू इन्फॉर्मेशन। आखिर सोचा कि करेंगे या मरेंगे, और सरकार को, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ा और ये कानून लागू हो गया। तो ये अंदर होकर बाहर रहकर हम अच्छा काम। अन्ना जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया के इंचार्ज हैं जनार्दन द्विवेदी, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र चलाने का एक तरीका है और उसमें जनता का मन जानने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका प्रतिनिधित्व संसद करती है, विधानसभाएं करती हैं। कानून बनाने के मामले में संसद और विधानसभाओं की सर्वोच्चता पर बहस नहीं करनी चाहिए। ये तो लोकशाही का गला घोटने वाला काम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली बात भी तो होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि आप लोकशाही जो मानते हैं, अपना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो मानते हैं, तो पार्लियामेंट में आज तक 62 साल में ये नहीं हुआ कि दिल्ली की जो पार्लियामेंट है ऐसे स्टेट की पार्लियामेंट है। स्टेट और दिल्ली के पार्लियामेंट से बड़ी है विलेज पार्लियामेंट। ग्राम संसद ये उससे दोनों से बड़ी है, क्योंकि ग्राम संसद किसी ने तैयार नहीं किया, संविधान बना कर रखा।
और ये ग्राम संसद में ये दोनों संसद बनाई है, एमएलए और एमपी को इन्होंने चुन कर दिया, इसके कारण ये दोनों संसद बन गई है। तो इसका स्थान तो बहुत ऊंचा है, उस संसद की कोई बात ही नहीं करते। और मेरा ये कहना है, अगर संसद गलत करे तो क्या इस देश के लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर लोकपाल गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। आप ये कैसे सोच रहे हैं कि गलत काम लोकपाल करेगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक ताना बाना बुना जा रहा है, संसद सुप्रीम है, सांसद सुप्रीम नहीं है। आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर आरोप है कि इनका आंदोलन समाज की सच्चाई से दूर है। अन्ना कपिल सिब्बल का बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि लोकपाल अगर बन भी जाएगा तो क्या होगा? क्या बच्चे का स्कूल में दाखिला हो जाएगा? क्या गरीब को हॉस्पिटल में जगह मिल जाएगी? क्या खाने को 2 वक्त रोटी मिल जाएगी? अगर कपिल सिब्बल को ऐसे लगता है तो ड्राफ्टिंग कमेटी में किस लिए आए फिर समय बिताने के लिए? उसी टाइम बताना था कि ये लोकपाल से कुछ नहीं होगा, हम नहीं आ सकते। हम 3 महीने का पीरियड क्यों बिताया उसमें? लेकिन ये बात तो उनकी ठीक है, बड़े सवाल तो हैं पानी का, बिजली का, सड़क का। तो अगर लोकपाल बन भी गया तो क्या होगा? एक मिसाल बताता हूं। कोई एक स्कूल का लड़का है, वो एक एप्लीकेशन लेकर गया, वो एप्लीकेशन दफ्तर में दिया, वो कंप्यूटर में फीड होगा और वो दफ्तर से उसको एसएमएस नंबर दिया जाएगा और घर में बैठकर वो देखेगा मेरा काम कहाँ तक आया है। उसको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफिस में बार बार। ये होगा लोकपाल से। ये 2 साइंस और टेक्नोलॉजी आम आदमी की, एक आम आदमी की 2 चीज़ें हैं। एक तो जो भ्रष्टाचार है आम आदमी के लेवल पे, ये सरकार ने हमारी बात मानी नहीं है। हमारा ये कहना है कि आम आदमी के लेवल का भ्रष्टाचार, उसके घर के सामने की सड़क, उसकी पानी, बिजली, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है उसकी शिकायत भी वो लोकपाल या लोकायुक्त में कर सके और उसके ऊपर जांच हो और दोषी अधिकारियों को या पॉलिटिशियंस को सज़ा मिले। अगर सज़ा मिलने लगेगी तो नीचे एक डेटरेंट पैदा होगा। अगर सर्टेनिटी और स्विफ्टनेस ऑफ सज़ा होगी तो उनको डेटरेंट पैदा होगा। दूसरा, इसके अंदर एक प्रावधान है कि अगर आपसे रिश्वत मांगी जाती है, आप किसी दफ्तर में राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, कोई काम करवाने जाते हैं, पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, रिश्वत मांगी जाती है तो आपको कहा जाता है आप सबूत दीजिए। सबूत के बिना आपकी कार्रवाई नहीं की। सबूत क्या है आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो इसके अंदर एक प्रावधान किया गया है कि सिटीजन्स चार्टर बनाया जाएगा हर डिपार्टमेंट द्वारा, जिसमें लिखा जाएगा कौन ऑफिसर कितने दिन में क्या काम करेगा। अगर वो ऑफिसर आपका उतने दिन में काम नहीं करता तो आप लोकपाल में शिकायत करेंगे, उसकी तनख्वाह कटेगी और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार, आपको प्रूव नहीं करना, एज्यूम कर लिया जाएगा, इट विल बी डीम्ड करप्शन कि उसने भ्रष्टाचार की उम्मीद में ये काम नहीं किया। तो एक आम आदमी के लेवल पर ये बातें, लेकिन सरकार मान नहीं रही है कुछ भी। अगर लोकपाल बिल जैसा आप चाहते हैं ऐसा बन गया, ऐसा लोकपाल समिति बन गई भ्रष्टाचार, तो देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा? हम चाहते हैं ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार और सिविल सोसाइटी दोनों मिलकर एक अच्छा ड्राफ्ट बनाकर वो कानून बनाना, और लोकपाल आने से भी 100% करप्शन खत्म होगा ऐसे मैं भी नहीं मानता हूँ। लेकिन 60-65% से ज़्यादा करप्शन को ब्रेक लगेगा और गरीब लोगों को जो न्याय नहीं मिलता वो मिलने लगेगा। जिन मंत्रियों के साथ बैठकर आपको लोकपाल बिल बनाना है उनको आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोखेबाज कह दिया। जब कमेटी बनी और लोकपाल बिल के बारे में सब राय ली और कानून बनाने के लिए सोचा, कानून बनाने के ये शुरू हो गया बैठक, और बाद में इन लोगों ने हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों पर आरोप करना शुरू कर दिया। प्रशांत भूषण, शांति भूषण झूठी सीढ़ी बनाई। क्यों? ये सिविल सोसाइटी के लोग भाग जाए फ्रस्ट्रेट होकर। फिर हमारे जो हेगड़े साहब, जस्टिस हेगड़े, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो भी फ्रस्ट्रेट हुए, और वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वो पूछने लगे तो मैं तो छोड़ देता। बोला बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्यों छोड़ना?
अरे ऐसे होते रहता है। मैं उनको बताया, जिस पेड़ में फल होते हैं ना, उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। जो पेड़ ही वहां से, उसके लिए कौन पत्थर मारेगा? तब वो रुक गया फेंकड़े। फिर केजरीवाल हमारे ऊपर आरोप करना शुरू कर दिया, इनकी भी प्रॉपर्टी की जांच करो। कई ऑफिसर छोड़ दिए पीछे इंक्वायरी करने के लिए। हमारे गांव में गए, अन्ना की प्रॉपर्टी कहाँ है? अरे जिसने अपने जीवन में कहीं रखा ही नहीं, आपको क्या मिलेगा? तो मैं जो कहने जा रहा हूँ कि ये ऐसे बर्ताव जो शुरू कर दिया, इसके कारण मैं कहाँ के धोखेबाज है। आज अखबार में छपा है अन्ना कि आपके ट्रस्ट की जांच शुरू कर दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। मैं तो तैयार हूँ। मेरी ये पहली जांच नहीं है। 2 सरकारें गई हमारे आंदोलन के कारण महाराष्ट्र में, 2 सरकारें। और जब मैं वो 6 मंत्री घर गए, 400 से ऑफिसर घर गए और मेरी इंक्वायरी लगा दी। और इंक्वायरी में जब उन्होंने इंक्वायरी की, हमारे बाला साहब ठाकरे थे पहले, तो उन्होंने बोला अन्ना की प्रॉपर्टी चेक करो। मतलब छोड़ो, लेकिन आपके भी करो, कहाँ से आया इतना पैसा? तो मेरी जांच हो गई। जांच होने के बाद कुछ नहीं मिला। आखिर चीफ मिनिस्टर को लिख कर देना पड़ा कि अन्ना के पास कुछ नहीं मिला। तो ये पहली बार नहीं है, ये तो पहले से मेरी जांच होते रही। जिसके पास कुछ है नहीं तो क्या मिलेगा आपको? अन्ना जी ने बोला है कि सरकार अगर लोकपाल बिल नहीं लाती है तो 16 अगस्त से दोबारा से अनशन करेंगे। लेकिन सरकार में हमने भी देखा है कि सत्याग्रह करने वालों का क्या हाल हो रहा है। समाज और देश के भलाई के लिए ये तैयारी रखनी पड़ेगी, उससे डरना क्या है? नहीं, इसमें मेरा एक ये मानना है कि शायद बाबा रामदेव जी के साथ जो सलूक किया गया रामलीला मैदान में उस दिन रात को, और जो लोग पीसफुली शांतिपूर्वक वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा लगता है इसके बाद सरकार का मनोबल बढ़ गया है कि कोई अगर आगे प्रोटेस्ट करेगा तो उसको कुचल दिया जाएगा। मुझे लगता है इस वक्त इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ऐसे युवा सामने आए जो अहिंसात्मक तरीके से, बिना कोई हिंसा किए, बिना कोई वापस वो किए, अपने ऊपर लाठी खाने के लिए तैयार हों, लहू लुहान हो जाए, लेकिन वापस हाथ ना उठाएं। अगरचे बाबा रामदेव ने लिखित में ना दिया होता कि हम इस टाइम इस धरने को खत्म कर देंगे, तो शायद गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। गवर्नमेंट ही जिम्मेदार नहीं है, बाबा रामदेव भी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने ऐसा हम क्यों? उसके ऊपर नहीं जा रहे, हम इसके ऊपर नहीं जा रहे, हम केवल। अच्छा, आपके साथ में वो महिलाएं, वो कुछ कहना चाहती हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ, ना मैंने पॉलिटिक्स करी ना मैंने कुछ करा, पर ये सोते हुए कि ये कौन से कांग्रेस पार्टी का था कि रात को सोते में अगर तुमने लिखकर भी दे दिया तो तुम्हें उसका सुबह तक इंतजार तो करना चाहिए था, है? रात को 6 तारीख के लिए लिख करके दिया था, रात के 12 बजे चलाने की लाठीचार्ज कौन सी सरकार ने कही? मुझे ये समझ में नहीं आया। और सोते हुए हमको जगाना, अंग्रेजों के जमाने से हम थे, हम भी 75 साल के, हमने भी रात अंग्रेजों की लड़ाई देखी हैगी, हमने स्वतंत्रता के सेनानी में हम भी थे, हमारे फादर भी थे, हमारे पिताजी थे, सब थे। पर इस तरह से लाठीचार्ज अंग्रेजों ने भी नहीं किया सोतों पर चलाने के लिए, जो इसने कांग्रेस पार्टी ने 62 साल में क्या किया है। बराबर है। मैं तो स्टेटमेंट किया था कि रात को सोए हुए लोग, नींद में होते हुए महिलाएं, बच्चे, इनके ऊपर लाठी चलाना, ये तो लोकशाही का गला घोटने वाला काम है। लोकशाही का गला घोट दिया। एक मिनट, आप उनके सुन लीजिए बात। हाँ। तो ऐसा बर्ताव हमारे साथ हो तो हम बोलेंगे मारो, जब तक शरीर में प्राण है मारो, हम मार खाते रहेंगे। दूसरा क्या करना है? देश के भलाई के लिए करना है। आपकी अदालत में अन्ना हजारे पर इल्जाम है कि ये दूसरों के इशारों पर काम कर रहे हैं। अन्ना, कुछ लोगों ने यह कहा कि आप तो अनशन पे बैठने वाले नहीं थे, कुछ लोगों ने आपको बहका दिया, कुछ लोगों ने आपको उकसा दिया और सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये गलत है। ये मेरे बाल सफेद हो गए धूप से नहीं हुए, ये तो अनुभव क्या है। और ये मेरे लिए नया अनशन नहीं था।
इस प्रकार के मैं मेरे जीवन में करीब 10-11 अनशन किए हैं। 13 दिन तक बैठ गया समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए। देखिए, दिग्विजय सिंह का बयान मेरे पास में, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को आरएसएस चला रही है रिमोट कंट्रोल से। ये तो हास्यास्पद बात है। अरे मेरे लाइफ में कोई पक्ष और पार्टी के नज़दीक में कभी गया नहीं। जो कहना है आरएसएस और बीजेपी वगैरह, ये गलत है ऐसे आरोप। इसलिए तो मैं सोनिया जी को लेटर लिखा था। इतने उच्च पद पर काम करने वाले आपके लोग हैं, इनके तरफ हम बस बड़े आशा से हम देख रहे हैं, और इतने बड़े लोग अगर झूठे बोल रहे हैं तो ये देश का भविष्य क्या होगा? झूठे लोग, इतने ऊंचे स्तर पर काम करने लोग ऐसे झूठे बोलने लगे तो इस देश के लिए क्या भविष्य है? मैं लेटर लिखा। लेकिन क्या करेंगे ऐसे लोगों का? कुछ नहीं करना है इनके साथ। ये तो जो कर रहे हैं, इसलिए तो मैं कई लोगों को कहा था, ये झूठ बोलने वाले ना, इसके दिमाग पर कोई असर हो गया, उनको हॉस्पिटल में लेकर जाओ। जो मेंटल हॉस्पिटल, इसके अलावा क्या कह सकते हैं? अन्ना, आपने सोनिया गांधी का नाम लिया, आपने उनको पत्र लिखा है। पहले भी आपने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, उन्होंने तो आपके इस मूवमेंट को, लोकपाल बिल को सपोर्ट किया था। सोनिया गांधी ने ये कहा, और हम तो ये सुना कि उनके कहने से ही ये कमेटी बनी। वही तो मुझे एक आशा के किरण दिखाई दे रहे थे कि सोनिया जी और पंत प्रधान मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा कि हम लाएंगे लोकपाल बिल, लेकिन एक बीच में क्या गड़बड़ हो गई मुझे पता नहीं। कल बदल गए फिर से। क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। ऐसी कौन सी जादू हो गई या क्या हो गया कि दोनों कह रहे हैं कि अच्छा ये लोकपाल लाएंगे हम, और अच्छा कानून बनाएंगे। ऐसी स्थिति में कल पूरे पलट गए। सोनिया जी की एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी है जिसके अध्यक्ष हैं, उसके एक सदस्य हर्ष मंदर, उनका एक आर्टिकल पढ़ा। उन्होंने लिखा कि मैं जंतर मंतर पर अन्ना के साथ बैठने क्यों नहीं गया। उसके उन्होंने कारण गिनाए। एक कारण तो उन्होंने कहा कि पीछे मंच पर भारत माता की तस्वीर लगी थी, ऐसी तस्वीर जैसी आरएसएस के लोग लगाते हैं। ये क्या है, जिस कलर का चश्मा होता है ना, उसी कलर का जग नजर आता है। तो चश्मा ही उसी कलर का है तो नजर ही उसी कलर का आ जाएगा। चश्मा का कलर कैसा है उस पर निर्भर है। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्टेज पर आरएसएस के लोग, राम माधव आए थे, आरएसएस के भैया जी जोशी हैं, उन्होंने आपके समर्थन के लिए पत्र लिखा था, इसलिए वो लोग जंतर मंतर पर नहीं आए आपको सपोर्ट करने। नहीं, कौन आता कौन नहीं आता मुझे कोई वो नहीं है। और आकर के मैं पहले बताया, कोई पक्ष और पार्टी के नज़दीक में कभी जाता नहीं। इसीलिए तो हमारे स्टेज पर कोई पक्ष पार्टी के लोग नहीं थे, सिर्फ एक अकेला बस। उसके बाद हमारे लोग भी नीचे बैठे थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, पक्ष और पार्टी के लोग मेरे साथ में आकर बैठ जाते हैं, फोटो निकाल लेते हैं और पॉलिटिक्स के लिए उसका उपयोग कर लेते हैं। तो मैं आने नहीं देता किसी को भी, ये पक्ष और पार्टी के लोग। एक आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन एक मैं अन्ना ये जरूर पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि किसी पक्ष पार्टी वाले को आने नहीं देते, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका ये जो पूरा आंदोलन है ये थोड़ा एंटी कांग्रेस दिखाई देता है? सिर्फ कांग्रेस निशाने पर है। आने नहीं देता मतलब मेरे साथ में बैठने नहीं देता। सामने बैठो ना, देश को बचाना है ना, सामने बैठो, मेरे साथ में नहीं बैठना। तो ये तो हम इस देश को बनाने के लिए सबको साथ में लेकर जाना है, लेकिन कभी कभी ये राजनीतिक लोग मेरा जो दुरुपयोग करते हैं, इसके कारण मैं मेरे साथ में नहीं बैठने देता, सामने बैठो। आपने देखा होगा, उमा भारती आ गई, हमारे लोगों ने उसको भगा दिया। हाँ, मैं उसकी माफ़ी मांगी, ये गलत हो गया, लोकशाही के लिए ठीक नहीं है। सामने पब्लिक में बैठने के लिए कोई भी मना नहीं करना, कोई पक्ष का है, कोई पार्टी का है, उससे कोई लेन देन नहीं। पब्लिक में बैठना दो, सिर्फ स्टेज पर नहीं बैठना। ये हमारी आर्ट थी, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं ना, ये कोई इंग्लैंड से नहीं आए, इधर हमारे देश के। अगर समविचारी लोग चाहते हैं कि ये बनना चाहिए, दूर रहकर वो भी आंदोलन कर सकते हैं ना देश के लिए।
परवाह नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि अगर लोकपाल बिल ठीक से नहीं बना, सरकार जैसा चाहती है वैसे ही बना और उसका कोई लाभ नहीं हुआ, तो आप आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन के लिए मैं एक समाज में काम करती हूँ। मैंने ये अनुभव किया है कि 10 से 15% लोग ही जो हैं जो वो अधिक जागरूक हैं, और लोग आंदोलन में भाग लेना तो चाहते हैं परंतु उसके लिए तैयार नहीं कर पाते अपने आप को, कुछ भौतिक सुखों के कारण या उनको वैसी आदत पड़ गई है। तो आप उसके लिए कैसे उनको नेतृत्व प्रदान करेंगे कि उस आंदोलन के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए पूरा देश? घर में जिसके पीछे पत्नी या 2 बच्चे हैं, माँ पिता है, वो कैसे जेल रोड पर आ जाएगा? हमारा कहना है कि हम लोग जो समय दे रहे वो हर पारिवारिक नहीं समय दे पाएगा, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि कम से कम आंदोलन होने के बाद रास्ते पर खड़ा होना क्या दिक्कत है? रास्ते पर खड़ा होने के लिए इतना किया तो भी बहुत काम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि 60 साल की उम्र हो गई, 65 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, अभी बच्चे सब जुट गए अपने अपने काम पर, उनको जेल में जाना क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कह रहे हैं सवेरे का नाश्ता और 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है ना, संभालो, कहाँ तक संभालते हैं सरकार? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही ये मैं तैयारी जानना रखनी चाहती हूँ। पड़ेगी, बस आप ये तैयारी रखनी पड़ेगी। लेकिन अन्ना, ये लोग कह रहे हैं कि जो आपके इस मूवमेंट में जो नौजवान आए हैं, ये तो वो लोग हैं जो वोट देने भी नहीं जाते। आगे के लिए युवकों ने तैयारी रखनी है। 10 उम्मीदवार खड़े हैं, वो 10 उम्मीदवार खड़े हैं, ये वोटर बोलता है ये 10 से उम्मीदवार खड़े हैं, मुझे एक भी पसंद नहीं, ये करप्टेड है, फिर मैं वोटिंग किसको करना? तो अभी गवर्नमेंट के पीछे पड़े हैं। 10 उम्मीदवार के बाद 11वां चिन्ह है, वो डाल दो, नापसंदी, 11वां चिन्ह। तो वोटर देखेगा, एक भी पसंद नहीं, नापसंदी पर मोहर लगाएगा। और 10 उम्मीदवार से नापसंदी पर मोहर ज़्यादा लग गए, इलेक्शन रद्द, फिर इलेक्शन ले लो, बंटवारा करो। पैसा कहाँ तक बंटवारा करते? 10-10 करोड़ रुपया बंटवारा कर रहे हैं। एक इलेक्शन में 10 करोड़ रुपया पानी में गया तो दिमाग जगह पर आ जाएगा। वो भी काम करना है आगे। लेकिन अन्ना, मैंने ये बहुत सुना है, लोग ये कहते हैं कि जो जंतर मंतर पर आपके साथ आए या जो राजघाट पर आपके धरने में शामिल हुए, ये सब नौजवान हैं जो ना लोकपाल को समझते हैं ना लोकतंत्र को समझते हैं। वो तो ऐसा नारा कहते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, अन्ना हजारे वंडरफुल। अभी जो आंदोलन में यूथ ग्रुप आया था वो ऐसा नहीं था। मैं जब देखा है कई करीब 400-500 सिटी में ये नवयुवक जो आगे आए हैं और उसके हाथ में जो तिरंगा था वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। इस आंदोलन के माध्यम से कम उसको राष्ट्रीयता की भावना जग गई है। जो घोषणा देता था वो जो घोषणा देता था, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, आज़ादी के 62 साल में राष्ट्रीयता की भावना उनके दिल में जो जग रही है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। वो युवक ही इस देश को ठीक करेगा भी। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे अन्ना हजारे से, अरविंद केजरीवाल से। आज हमने लोकपाल बिल की बारीकियों को जानने की कोशिश की। हमने ये जानने की कोशिश की क्या अन्ना हजारे के इस आंदोलन के पीछे किसी और का हाथ है। हमने ये जानने की कोशिश की जो लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं वो कितने गंभीर हैं। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जनसत्ता के संपादक ओम थानवी के फैसले का। अन्ना हजारे ने और उनके सहयोगी केजरीवाल जी ने बहुत सफाई से जो सवाल पूछे गए उनके जवाब दिए हैं और कई मुद्दे यहाँ भी लोगों के सामने साफ हुए हैं जिनको लेकर के भ्रम था। जो गतिरोध सरकार के साथ में है इसकी आशंका लोगों को बहुत पहले से थी। कोई भी सरकार इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकती और किसी तार्किक परिणति तक ये संयुक्त समिति इस दौर में पहुंचेगी इसकी आशंका लोगों को अब भी है। लेकिन जो जन समर्थन अन्ना हजारे जी को हासिल है उसको लेके अभी भी
फिर उनको जनता के बीच जाना होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रावधान लोकपाल के गठन को लेकर के, बहुत सारी अवधारणाएं वो जनता के बीच और साफ होंगी तो अगले दौर में शायद किसी सही नतीजे तक कोई समिति पहुंच सके। लेकिन उनके मंसूबे और उनके लक्ष्य में किसी को ही शायद कोई शक हो, इसलिए अदालत उनको जो आरोप लगाए गए उनसे बाइज्जत बरी करती है। आप अन्ना कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरी एक ही विनती है नौजवानों के लिए, हमें आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई लड़नी है। ये लड़ना है तो 5 बातों को ध्यान रखना। एक तो हमारे आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में कोई दाग नहीं होना, जीवन में थोड़ा सा त्याग होना, त्याग, और अपमान पीने की शक्ति होना। अपमान, इंसल्ट, कितनी शक्ति है आप में, इंसल्ट, उतने आप इस देश के लिए अच्छा काम करेंगे। ये हमारा इतिहास है, ये इतिहास है हमारा, इस बात को ध्यान में रखना। नमस्कार।